I bet you didn't know how crucial trust is in mastering power. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। ये शब्द सुनते ही दिमाग में बस यही ख्याल आता है, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। ऐसे लीडर्स जो अपनी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट से जाने जाते हैं, लेकिन बिना ट्रस्ट के पावर किस काम का। ये वैसा ही है जैसे बिना सिंसेरिटी के हैंडशेक, ताश के महल की तरह जो हल्के से धक्के से गिर जाता है। बिना ट्रस्ट के नींव ही कमजोर हो जाती है। ट्रस्ट ही पावर की करेंसी है जिस पर एम्पायर्स खड़े होते हैं। यही लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस की नींव है। इंसानों के बीच ट्रस्ट जितनी बड़ी ताकत कोई नहीं। ये कम्युनिटीज को जोड़ता है और अलायंसेस बनाता है। ये इंडिविजुअल्स को ऊपर उठा सकता है, टायरेंट्स को गिरा सकता है और नेशंस की डेस्टिनी बदल सकता है। ट्रस्ट एक इनविजिबल हैंड है जो हिस्ट्री को गाइड करता है। ट्रस्ट सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, एक ऐसा वेपन है जो दिखता नहीं पर बहुत पावरफुल है। ये हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने की की है। लेकिन हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, कैसे इसे नर्चर करें जैसे एक माली अपने पौधों का रखता है। कैसे इसका यूज करें अपने एडवांटेज के लिए, कैसे इसका यूज करके ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं जो समय के साथ और मजबूत होती जाएं। इसका आंसर है मेरे दोस्तों, सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी को सही ढंग से अप्लाई करना। यही हमारे ट्रस्ट बिल्डिंग आर्सेनल के टूल्स हैं। पावर के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट्स शायद पैराडॉक्सिकल लगें, कॉन्ट्रडिक्टरी भी, फिर भी ये बहुत जरूरी है। आखिरकार क्या पावर का मतलब ये नहीं है कि आपको जो चाहिए वो मिले, चाहे दूसरों का नुकसान हो? जरूरी नहीं। ट्रू पावर इससे कहीं ज्यादा न्यूअंस्ड है। ट्रू पावर इस बात को समझने में है कि कभी कभी अपने गोल्स को अचीव करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है दूसरों को एम्पावर करना। दूसरों को ऊपर उठाकर ही हम खुद ऊपर उठते हैं। अगर आपको यह इंसाइट वैल्यूएबल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही एम्पावरिंग कंटेंट लाने में मदद करता है। साथ मिलकर हम ट्रस्ट और एम्पावरमेंट की एक कम्युनिटी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? पावर डायनामिक्स की दुनिया में पूरी तरह ऑनेस्ट होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे आप वल्नरेबल, प्रेडिक्टेबल बन सकते हैं और आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। यहीं पर सिलेक्टिव ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसीटफुल या मैनिपुलेटिव बने। इसका मतलब है सही समय पर अपनी बात कहना, अपनी कमजोरियों को स्ट्रेटेजिकली रिवील करना। एक अच्छे पोकर प्लेयर के बारे में सोचो। वो अपना पूरा हैंड एक साथ नहीं दिखाते, वो अपने कार्ड्स को स्ट्रेटेजिकली दिखाते हैं, सही समय पर डिजायर्ड इफेक्ट पाने के लिए। इसी तरह सिलेक्टिव ऑनेस्टी का मतलब है चुनना कि कब चुप रहना है और कब अपनी बात कहनी है, कब अपनी ट्रूथ बोलनी है और कब साइलेंट रहना है। इसका मतलब ऑनेस्टी को एक टूल की तरह यूज करना है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने ओपोनेंट्स को डिसार्म करने के लिए और अंत में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। हिस्ट्री ऐसे लीडर्स से भरी पड़ी है जिन्होंने सिलेक्टिव ऑनेस्टी का यूज करके बहुत कुछ हासिल किया, लोगों के परसेप्शंस को मैनिपुलेट करके अपने गोल्स अचीव किए। ट्रोजन हॉर्स की कहानी याद करो, जो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ग्रीक्स 10 साल की लड़ाई के बाद भी ट्रॉय की मजबूत दीवारों को भेद नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने एक चालाक और डेयरिंग प्लान बनाया जिसने हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया जो दिखने में गॉडेस एथीना के लिए एक ऑफरिंग लगता था और उसे ट्रॉय के गेट्स पर छोड़ दिया, ऐसा दिखाते हुए कि वो हार मान चुके हैं। ट्रोजन्स को लगा कि ग्रीक्स हार मानकर चले गए हैं और उन्होंने उस हॉर्स को अपने सिटी में धूमधाम से अंदर ले लिया। उन्हें क्या पता था कि वो हॉर्स अंदर से खोखला है और उसमें एलीट ग्रीक सोल्जर्स छुपे हुए हैं, अटैक करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। रात के अंधेरे में वो सोल्जर्स बाहर निकले और ट्रॉय के गेट्स खोल दिए, जिससे ग्रीक आर्मी अंदर घुस गई और सिटी पर कब्जा कर लिया। ट्रोजन हॉर्स 12th लॉ ऑफ पावर के लिए एक पावरफुल मेटाफोर है जो हमें स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन की इफेक्टिवनेस दिखाता है। ग्रीक्स ने ऑनेस्टी का दिखावा करके वो हॉर्स देकर अपने असली इरादे छुपाए और जीत हासिल की। उन्हें पता था कि खुद को वल्नरेबल दिखाकर, हार मानकर वो अपने एनिमीज को डिसार्म कर सकते हैं और अपना गोल हासिल कर सकते हैं। ये कनिंग और स्ट्रैटेजी की पावर दिखाता है जो समय के साथ कम नहीं होती। ऑनेस्टी की तरह जेनरोसिटी भी पावर पाने के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन जेन्युइन जेनरोसिटी और ब्राइबरी में फर्क समझना जरूरी है। ब्राइबरी एक ट्रांजैक्शन है, इन्फ्लुएंस खरीदने का एक घटिया तरीका। वहीं दूसरी तरफ जेनरोसिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन की भावना पैदा करना, गुडविल बढ़ाना और रिलेशनशिप्स बनाना। जब आप जेन्युइनली जेनरस होते हैं तो आप सिर्फ कुछ दे नहीं रहे होते,
आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप रिलेशनशिप में, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जहां आपकी जेनरोसिटी का रेसिपिएंट आपको रिपे करने के लिए बाउंड महसूस करे। ऐसे समझो, आप क्या चाहेंगे कोई आपके लिए कुछ करे क्योंकि आपने उन्हें पैसे दिए हैं या इसीलिए कि वो सचमुच आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरा वाला तरीका ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सेक्शन 5, द डिसआर्मिंग पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। 12th लॉ का एक सबसे काउंटर इंट्यूटिव एस्पेक्ट यह है कि अपनी वल्नरेबिलिटीज को दिखाने से आप एक्चुअली ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। हमें अक्सर अपनी वीकनेसेस को छुपाना सिखाया जाता है, स्ट्रेंथ और इनविंसिबिलिटी का दिखावा करना, लेकिन इससे हम अलूफ, अनट्रस्टवर्दी, यहां तक कि थ्रेटनिंग भी लग सकते हैं। जब हम खुद को वल्नरेबल होने देते हैं, जब हम अपनी मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स को स्वीकार करते हैं, तो हम ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा ह्यूमन लगते हैं। ये वल्नरेबिलिटी बहुत डिसआर्मिंग हो सकती है। ये डिफेंसेस को तोड़ती है, एम्पैथी बनाती है और कनेक्शन का एहसास कराती है। लोग उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो वल्नरेबल होने को तैयार रहता है, जो अपनी ह्यूमन साइड दिखाने से नहीं डरता। सेक्शन 6, द आर्ट ऑफ द कैलकुलेटेड रिस्क। हां, अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाने में रिस्क्स तो हैं। आपको स्ट्रैटेजिक होना होगा, सोच समझकर अपने मोमेंट्स चुनने होंगे। आप अपनी बात उस इंसान को नहीं बताना चाहेंगे जो आपके खिलाफ उस इंफॉर्मेशन का यूज करे। जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ वल्नरेबल हों जिन्होंने आपका ट्रस्ट अर्न किया है, या फिर उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपने एलाइज बना सकते हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने जैसा है, ये समझते हुए कि ट्रस्ट बिल्ड करने के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स एक्सपोजर के रिस्क से कहीं ज्यादा हैं। इसे चेस की तरह समझो। आप अपनी क्वीन को पहले मूव में सैक्रिफाइस नहीं करते। आप सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, सही मोमेंट का, जब आप कोई बोल्ड मूव लेकर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकें। सेक्शन 7, द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। ह्यूमन इंटरैक्शन में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके बदले में कुछ करने के लिए ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड सोशल नॉर्म है जो हर कल्चर और हर समय में समान है। सिलेक्टिवली ऑनेस्ट और जेनरस होकर आप इस पावरफुल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। आप सामने वाले के मन में ऑब्लिगेशन की भावना पैदा करते हैं, एक डेट जो उन्हें चुकाना पड़ेगा। ये डेट जरूरी नहीं कि सेम तरीके से चुकाई जाए। ये लॉयल्टी, सपोर्ट या आपके लिए एक अच्छी ओपिनियन के रूप में भी चुकाई जा सकती है। जरूरी है कि आप ये समझें कि जेनरोसिटी का मतलब ऑल्ट्रुइज्म नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 8, द फाइन लाइन बिटवीन ऑनेस्टी एंड मैनिपुलेशन। यह मानना जरूरी है कि सिलेक्टिव ऑनेस्टी और मैनिपुलेशन में एक बहुत बारीक लाइन होती है। यह लाइन अक्सर ब्लर हो जाती है, जिससे दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। 12th लॉ ऑफ पावर का मतलब डिसीटफुल या एक्सप्लॉइटेटिव होना नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर की न्यूआंसेस को समझना और उस नॉलेज का वाइजली यूज करना है। इसका मतलब है ह्यूमन नेचर की अपनी समझ का यूज जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करना। इसके लिए एक डेलिकेट बैलेंस और एम्पैथी की गहरी समझ की जरूरत होती है। फर्क आपकी इंटेंट में है। आपकी मोटिवेशंस ही आपके एक्शंस और दूसरों पर उनके इम्पैक्ट को डिफाइन करेंगी। क्या आप ऑनेस्ट और जेनरस इसलिए हैं क्योंकि आप सचमुच सामने वाले की परवाह करते हैं और ट्रस्ट पर बेस्ड एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या फिर आपके एक्शंस के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है, या फिर आप इन टैक्टिक्स का यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, दूसरों को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने के लिए। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब यही बताएगा कि आप 12th लॉ का यूज अच्छाई के लिए कर रहे हैं या बुराई के लिए। अपनी इंटेंशंस के बारे में सोचें और वाइजली चुनें। सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी की पावर का यूज ब्रिजेस बनाने के लिए भी किया जा सकता है और उन्हें जलाने के लिए भी। चुनाव आपके हाथ में है। इस पावर का यूज कॉशन और इंटेग्रिटी के साथ करें। सेक्शन 9, मास्टरिंग द 12th लॉ अ बैलेंसिंग एक्ट। 12th लॉ ऑफ पावर को मास्टर करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग की अच्छी समझ और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। यह आपके इंटरैक्शंस में ऑथेंटिक होने के बारे में है और साथ ही साथ अपने डिस्क्लोजर्स में स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। यह जेनरस होने के बारे में है, बिना किसी के द्वारा यूज किए जाने के, वल्नरेबल होने के बारे में है, बिना एक्सप्लॉइटेड हुए।
ये समझने के बारे में है कि ट्रस्ट एक प्रीशियस कमोडिटी है जिसे अर्न किया जाता है, डिमांड नहीं। 12th लॉ दूसरों को मैनिपुलेट करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिन्हें एथिकली और स्किलफुली अप्लाई करने पर आपको स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अंत में आपके गोल्स को अचीव करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 10, द इंड्यूरिंग पावर ऑफ सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। एक ऐसी दुनिया में जहां पावर डायनामिक्स लगातार बदल रही हैं, सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने ट्रोजन वॉर के समय में थे। इन प्रिंसिपल्स को समझकर और अप्लाई करके हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और अंत में पावर को ज्यादा इफेक्टिवली wield कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को पावर में पाएं तो 12th लॉ को याद रखें। ऑनेस्टी और जेनरोसिटी के अपने मोमेंट्स वाइजली चुनें। उनका यूज ब्रिजेस बनाने के लिए, अपने ओपोनेंट्स को डिसार्म करने के लिए और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए करें जहां मैनिपुलेशन नहीं बल्कि ट्रस्ट ट्रू पावर की नींव हो। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।